कल हमने लर्निंग का जो थ्योरी देखा है, सीखने का सिद्धांत, उसमें हमने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी बातें हमने सीखी है। पहले हमने देखा कि क्या अधिगम क्या होता है। उसके बाद अधिगम का हम परिभाषा देखने के बाद ये देखिए कि अधिगम के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, अधिगम क्या होता है या लर्निंग क्या होता है। तो सीधा सीधा परिभाषा था, अधिगम का मतलब होता है लगातार हम किसी चीज का प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसा प्रयास जिसके कारण से हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाता है, अधिगम या सीखना कहलाता है। इसके लिए सीखने के दो कॉन्सेप्ट थे, दो सिद्धांत हैं। जो दो सिद्धांत थे, एक था किस व्यवहारवादी या साहचर्य सिद्धांत जिसको हम कहेंगे। ये साहचर्य का मतलब हो रहा है, व्यवहारवाद का मतलब हो रहा है कि हम किसी उद्दीपक के सहायता से हम अपने आप में क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं और सीखते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक पक्ष के हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। व्यवहारवाद में हमने पहले व्यवहारवादी व्यक्ति जिसका नाम है थार्नडाइक, उसके बारे में पढ़ा। थार्नडाइक का क्या सिद्धांत था। थार्नडाइक ने कहा कि हम कोई चीज को सीखते हैं तो ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब ये था प्रयत्न प्रयत्न और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इन्होंने इस थार्नडाइक ने अपने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में क्या चीज को बताने का प्रयास किया कि हम किसी चीज को अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है, किसी चीज का प्रयत्न करने का, प्रयास करने का। उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया अपने प्रयोग में, बिल्ली का एग्जाम्पल दिया था। और उसमें एक चीज बताई थी कि भूल जो होती है, वो भूल जितने बार हम प्रयत्न करते जाएंगे उतने बार भूलों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और हम स्थायी रूप से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना सीखते हैं। इन्होंने नियम बताए थे बिल्ली पर प्रयोग करके, और इनका सिद्धांत था कौन सा थ्योरी, एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी कहता है कि हम किसी भी चीज को देख करके क्या होते हैं, उद्दीपित होते हैं, उद्दीपन हमारे अंदर होता है, तो हम किसी चीज को अच्छे से क्रिया करके अपने जीवन में, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। एस और आर का मतलब होगा रिस्पॉन्स। इन्होंने 3 नियम बताए थे। पहला नियम याद करेंगे, तत्परता का नियम। दूसरा नियम क्या था, क्या, अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। इसके साथ साथ तीनों में जो कॉमन बात ये थी कि हम लगातार किसी चीज को अभ्यास करते जाएं तो हम उसको आसानी से सीखते हैं। और इसके दो दो खंड थे, एक उपयोगी और एक अनुपयोगी। जिसका उपयोग हम लगातार करते रहते हैं, बार बार उपयोग करते रहते हैं, अभ्यास में रहता है, वही हम क्या करते हैं, याद रहता है। और जिसका उपयोग हम लोग करना छोड़ दिए, अभ्यास करना छोड़ दिए, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो अनुपयोगी हो जाता है। प्रभाव के नियम में संतोष की बात की गई थी, जिसपे हमको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, संतोष मिलता है, उस कार्य को हम लगातार करते हैं। तो ये उनके मुख्य 3 नियम थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अपना सेकेंडरी नियम बताया है थार्नडाइक ने। सेकेंडरी का मतलब होगा कि और ऐसे कुछ और उसमें नियम, उप नियम शामिल हैं जो हमको क्या चीज के लिए प्रयास करता है, किसी चीज को सीखने सिखाने के लिए वो बात करता है। और उसमें है सबसे पहले बहु अनुक्रिया का नियम। जो 3 नियम पढ़े हैं उसी के ही भाग हैं सेकेंडरी रूप से, और उसी के ही भाग के हिसाब से इसको बताया गया है। इस नियम में जो आप एग्जाम्पल समझें, बहु अनुक्रिया मतलब होगा बार बार किसी चीज पर क्या करना, अभ्यास करते रहना। तो थार्नडाइक कहते हैं कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने कोई समस्या आता है तो सुलझाने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे प्रयास वो करता है। बहुत सारे प्रयासों के बारे में समझिए कि बिल्ली ने क्या किया, भोजन देख करके उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस बटन को दबाने से क्या होगा, दरवाजा खुलेगा और हम भोजन कर लेंगे। लगातार लगातार उन्होंने कई सारे क्या किए, प्रयास किए। मान लो आपको कुछ ऐसे गणित के सवाल दे दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करने बोला जाता है, तो आप उस सवाल को हल करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं।
है ना। कई बार उसको जोड़ के देखते हैं, कई बार घटा के देखते हैं, कई बार गुना करके देखते हैं, कई सारे प्रयास करेंगे। तो मल्टीपल टाइम आप क्या करेंगे, उस पर प्रयास करते हैं और फाइनली आप उस समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। तो थार्नाडाइक भी यही कहते हैं कि हम किसी चीज को सीखते हैं तो सीखने के दौरान हम उसको पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रयास में धीरे धीरे वो प्रयास क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और गलतियां धीरे 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 समाप्त हो जाती है। जब तक समस्या का सही हल ना खोज ले तब तक हम क्या करते हैं, उस पर लगे होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, उसको लगातार प्रयास करते हैं तो लगे होते हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो थार्नडाइक का बहु अनुक्रिया सिद्धांत है वो मूल सिद्धांत के किस सिद्धांत के हिस्से का वो भाग है ना। तो ये है प्रयत्न और भूल। जो ये प्रयत्न भूल हमारा मूल सिद्धांत है तीन सिद्धांतों में, है ना। प्रयत्न भूल के द्वारा हम बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, भूल करते हैं और हम किसी चीज को सीखते हैं। यही हमारे लिए क्या है, बहु अनुक्रिया है। लगातार हम उस पर काम करते जाते हैं। सिंपल सिंपल बातें इसमें लिखी गई है, आप लोग थोड़ा सा जोर इसमें मत दे, समझने का प्रयास करें कंटेंट को। ये थोड़ा पहचान नहीं आ रहा होगा इस पीडीएफ थोड़ा सा, इस पर भी हमने चर्चा की है कि आप किसी चीज को सीखना चाहते हो। आप, मैंने कल सब्जेक्ट की बात की थी कि आप ये मत सोचिए कि मैं आर्ट्स वाला हूँ या साइंस वाला हूँ, उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता, उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता। आप अगर सीखना चाहो तो किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था में चीजों को सीख सकते हो। इसी की बात थार्नडाइक करते हैं कि इंसान के अंदर सीखने की मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का नियम ये देता है कि आपके अंदर मानसिक रूप से आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार हो तो आप शीघ्रता से हर चीज को सीख जाओगे, है ना। तो मेंटली प्रिपेयर जो शब्द होता है वो बोला जाता है किसी भी विषय की बात हो, अगर आप मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हैं और आपका दिमाग उस पर अच्छे से काम कर रहा है, समझना ही तो है उसको, कोई आदमी समझा रहा हो या आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो पढ़ने के दौरान आपका दिमाग मानसिक रूप से उस पर लगा हुआ है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ हो सकता है आप बैठे हो और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप छोटी छोटी बातें भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो यही कहता है कि किसी भी इंसान को सीखने के लिए क्या होता है, जब तक वो मेंटली रूप से किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होगा तो नहीं सीख सकेगा, और जो मानसिक रूप से तैयार होगा वो शीघ्र सीख लेता है। तो ये किस नियम पर आधारित है, मेंटल जो कंडीशन है उस पर या मनोवृत्ति का विकास। आप अगर चाहें तो किसी भी विषय पर, जैसे अभ्यास और आया था, अभ्यास और ड्रिल का जो शब्द आया था, यही ये भी बातें समझ में आ गई ना कि हम पहला चीज क्या था, हम सीखने के लिए लगातार किसी चीज का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं तो सीख सकते हैं। दूसरा, अगर सीखने के लिए आप कितना भी अभ्यास कर रहे हो आप मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हो तो बार बार अभ्यास करने से भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तीसरा जो कंडीशन है उसको कहा जाता है पार्शली, आंशिकता का नियम। किसी भी इंसान को सीखने के लिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए थार्नडाइक के विचार से ना क्या किया जाना चाहिए, हर समस्या को सुलझाने के लिए एक समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में आंशिक रूप से तोड़ तोड़ कर सीखना चाहिए। ठीक, जैसे हमने कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, चतुर्भुज, है ना। अब चतुर्भुज का टॉपिक एक दिन में पूरे चतुर्भुज को, पूरे उसके नियम को और सभी सिद्धांतों को एक दिन आप कर लेंगे तो उस समय पूरा समझ में आ गया, लेकिन आप उसको सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो छोटे छोटे चीजों में क्या किया जाए, उसको तोड़ा जाए, सरल सरल सीखा जाए, फिर उसके बाद उस पर कठिन रूप से प्रयास किया जाए, फिर कठिन रूप से प्रयास किया जाए, उसके बाद आप सीख सकते हैं। तो हम किसी भी समस्या को अगर समाधान करना है, सीखना है, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आंशिक रूप से बांट करके क्या करें, प्रयास करें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आ चुका है। इसमें दो शब्द आता है, समानता का सिद्धांत, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ एनोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सादृश्यता। एनोलॉजी आता है रीजनिंग में, आप लोगों ने देखा होगा एनोलॉजी का मतलब, एनोलॉजी का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। सुने, सादृश्यता समझते हैं ना,
एनालॉजी नहीं जानते हैं, रीजनिंग का सबसे बेहतर प्रश्न होता है। अब देखिए आप लोग एनालॉजी का कैसे प्रयोग करते हैं। एक ऐसा आता है, ये आपका एनालॉजी टेस्ट है, इसी को कहा जाता है सादृश्यता। ये जो दिख रहा है उसी के सादृश्य आपको उसी नियम के हिसाब से ये समझना है, एनालॉजी इसको कहते हैं। इसका कनेक्शन है कि इसमें क्या हुआ होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर ये होगा, इसके सादृश्य इसका आंसर। तो सीखने के सिद्धांत में ये समानता के सिद्धांत या सादृश्यता का सिद्धांत या लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ एसिमिलेशन भी बोला जाता है इसको, है ना। समायोजन वाला जो आता है, एसिमिलेशन करना, इसका यह मतलब है कि आप किसी नियम के अनुसार किसी समस्या का प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या एक्सपीरियंस या उस कंडीशन के हिसाब से अगर कोई समानता मिलती है, जो मैं एग्जांपल लिख दिया तो समझ में आ गया है, उसी हिसाब से उसको उसी अनुभव से ही स्वतः वही रूल्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने क्या किया है, 2-4 दिन पहले त्रिभुज के सवाल हल किए। त्रिभुज में हमने ये देखा कि ये त्रिभुज होता है और जहां पर भी कोण क्या होते हैं, दो रेखाएं जहां पर भी मिल रही होती हैं वहां पर एंगल बनता है, वो हमेशा कोण कहलाता है। इसी के सादृश्य हमने क्या पढ़ा कल, चतुर्भुज। तो आप निश्चित रूप से ये बता सकते हो कि ये जो मैंने निशान बनाया है एंगल ही होगा। तो सीखने के सिद्धांत में अगर आपके पास कुछ पूर्व जानकारियां हैं, पूर्व अनुभव है और वो किसी नियम पर आधारित हों, तो ऐसे एक्सपीरियंस या कंडीशंस क्या होते हैं, उसी के समान आपके सीखने के लिए मददगार साबित होते हैं। ठीक है, ये किस में आता है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एनालॉजी। हो सकता है आपको ऐसा ही प्रश्न इस प्रकार से दे दे, कुछ एग्जाम्पल दे दे और आपको ये बोला जाए कि ये थार्नडाइक के किस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। ये आ गया, ये लास्ट है, 5 सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। इन्होंने ये कहा है 5वां सिद्धांत साहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत। साहचर्य परिवर्तन में एक कंडीशन आता है। साहचर्य का मतलब क्या होता है ये भी आप समझना पड़ेगा। साहचर्य, हाँ, वो जो एक्टिविटी कर रहे हो उसी के साथ साथ जो भी हम हाव भाव प्रदर्शित कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो एक दूसरे का क्या है, कनेक्शन उसमें जुड़ा हुआ है। साहचर्य है, मिला जुला है, एक साथ चलने वाली चीजें हैं। तो साहचर्य में थार्नडाइक का कॉन्सेप्ट था कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में यह सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। अब इसको एग्जाम्पल से ही आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ये जो बात कही जा रही है कि व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग, आपने क्या किया, अब एक समझिए, आप जैसे ही आते हैं, आने के बाद आप टीचर्स को क्या करते हैं, गुड इवनिंग नमस्ते करते हैं। ठीक है, रोज वही रूटीन है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, आप आते हैं और बोल करके नमस्ते करते हैं। ठीक, साहचर्य का मतलब होगा आप कल से जब आएंगे तो नमस्ते सर ना बोल करके आप बस ऐसे ही कर देंगे, होता है ना। तो इसका मतलब मैं क्या समझ जाऊंगा कि ये अभिवादन का एक हिस्सा है, प्रकार है। तो ये साहचर्य का नियम कहता है कि हम सीखने के दौरान क्या करते हैं, हम स्वतः ही अपने अंदर वो उद्दीपक वस्तु के प्रति आ जाता है हाव भाव। हमने सिर हिलाया और सामने वाला समझ गया कि क्या हो रहा है, हमारा अभिवादन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर अचानक क्या होता है, अगर कोई ऐसा आप लोगों को मिले रास्ते में जाते जाते कि कोई डॉग है जो क्या कर रहा होगा, किसी भोजन को देखा और भोजन को देखने के बाद स्वतः ही उस पर क्या आ गया, उद्दीपन आ गया, उस पर लालच आ गया। तो लालच आना भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है ना। उसको देख करके डॉग में स्वतः ही क्या हो गया, साहचर्य उद्दीपक वस्तु वस्तु के प्रति अनुक्रिया हो गई। ठीक, लेकिन समय बीतता गया और इसी का सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे जब क्या होता है, ये जो अंतिम नियम है
ये अंतिम नियम पावलोव का जो नियम है उसको आगे रिप्रेजेंट करता है। हर बार वो भोजन को देख करके डॉग के मुंह से लार निकलती है, जिस थाली में उनको भोजन दिया जाता होगा। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि थाली को देखकर ही उस पर उद्दीपन उत्पन्न हो जाए। ठीक है, भोजन के बर्तन को ही देखकर उसके अंदर, तो ये क्या कहलाता है? साहचर्य। अगर हम किसी चीज को जान चुके हैं और जानने के बाद हम उसके अनुरूप कुछ भी हिंट मिलता है और हम रिप्लाई करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हमने उस चीज को क्या कर लिया है? आत्मसात कर लिया है, सीख लिया है। तो ये था थार्नडाइक का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और 5 इसके सेकेंडरी नियम है। सेकेंडरी नियम में आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे, बहु अनुक्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य का नियम, और उसके बाद एनालॉजी आया था, वही समानता है, वही क्या है? वही सादृश्यता है। उसके बाद है मनोवृत्ति वाला, है ना? आप अगर किसी चीज को इच्छा रखते हैं तो इस हिसाब से आप क्या करें? उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीखने के कुछ ऐसे रूल्स जो किसने दिया है? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हम जो बात कर रहे हैं सीखने का व्यवहारवादी उपागम, है ना? व्यवहारवादी उपागम में पहला था थार्नडाइक का, जिसका प्रयोग किस पर किया है? बिल्ली पर। दूसरा जो सिद्धांत है आएगा पावलोव का सिद्धांत। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया है? ये तो पहले लोग इसको याद करके जाते थे कि किसने किस पर प्रयोग किया है। आपको अब वहां से उस प्रयोगों के सिद्धांत में जो आउटपुट मिल रहा है कि लर्निंग में क्या चीज सीखा जाता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। आईपी पावलोव, इसका फुल फॉर्म देखेंगे। आईपी ये क्या थे? रूस के शारीरिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया के दहकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया, और उसका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि इसको 1904 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ये एक सिंपल एक प्रश्न था, सी टेट का था ये, कि किस मनोवैज्ञानिक को उनके अध्ययन के लिए विशेष रूप से ये पाचन क्रिया का दहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया था, और इसी कारण से इसको नोबेल प्राइज, समय भी ध्यान रखेंगे, 1904 में। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पावलोव को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसका जो रिसर्च था वो सीखने के सिद्धांत को लेकर के एक अलग टाइप का प्रयोग था। थार्नडाइक का प्रयोग ये था कि हम लगातार किसी चीज पर प्रयास करते हैं या हम गलतियां करते हैं, उससे हम लोग लगातार सीखते जाते हैं। लेकिन इनका जो प्रयोग था वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत है और इसमें जो शब्द आएगा उद्दीपक या अनुक्रिया, इससे पहले हम लोग एस और आर को समझ चुके हैं। एस का मतलब होगा, क्या होगा? स्टिमुलेट होना, और आर का मतलब होगा रिस्पॉन्स होना। जैसे क्या एग्जाम्पल बताया था हम कि एक बिल्ली और एक उनके लिए रखा हुआ भोजन, है ना? तो बिल्ली और भोजन के बीच साहचर्य वो जो था, उद्दीपक था, वो क्या था? भूख का लगना, है ना? भूख का लगना, जो भूख का लगना है उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा था। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर उद्दीपक नहीं होगा तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मतलब कोई व्यक्ति भूखा है तभी वो किसी भोजन को भोजन करेगा, खाएगा। अगर भूख नहीं है तो आप कितना भी उनको दे दो वो भोजन नहीं करने वाला। तो भूख जो है किसी चीज को करने के लिए किसी को क्या करता है? लगातार प्रेरित करता है। तो अब ये जो पावलोव हैं, इन्होंने कुछ कंडीशन दिए हैं, उसको 3-4 नामों से जाना जाता है। पहला जो है, इन्होंने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत दिया। ये क्या होता है अभी देखेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिक को प्रतिवादी अनुबंधन। दोनों शब्द पे ध्यान से देखेंगे, और एक लाइन जुड़ा हुआ है, किसी इंसान के अंदर उद्दीपक आ जाता है तभी वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। इन्होंने अपना जो प्रयोग है उसको एक डॉग पर प्रयोग किया और समझाने का प्रयास किया,
और क्या प्रयोग था उसको देखिए और उसका आउटपुट क्या था। ये सामान्य जानकारी, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसके सिद्धांत में क्या मुख्य बातें थी। कि कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अभी हम लोग देखेंगे कंडीशन वाला बात और कंडीशन नहीं होता है। अनुबंध, अनुबंधन क्या होता है, क्या होता है अनुबंधन का मतलब क्या होगा, एक समझे डील, ये करोगे तब आपको ये मिलेगा, है ना, ये अनुबंधन का कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आपके सामने कोई कंडीशन नहीं होता है तो आप रिस्पॉन्स करें या ना करें, ये डिपेंड करता है। अगर देखिए एग्जांपल है, जैसे कि आप गर्म बर्तन को छूते हैं, गर्म बर्तन को छूते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ को गर्म महसूस होगा या जलने के जैसे महसूस होगा, तो तुरंत आप क्या कर लेते हो, आप तुरंत उस पर अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या होगा, स्वाभाविक रूप से आपका हाथ वापस आएगा। ठीक है। दूसरा चीज, आपको बोला जाए ये गर्म है, आग के ऊपर हाथ डालो, तो आप क्या करेंगे उस पर, आपको पता चल गया है कि आप हाथ डाले हैं और आपका हाथ जल सकता है, तो उस समय का जो आपका प्रतिक्रिया रहेगा वो अलग रहेगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये क्या है, एक स्वाभाविक कंडीशन है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ध्यान रखेंगे भूखा होने पर, ध्यान से इसको समझिएगा। इसको मैं फिर समझाने के बाद इसको फिर और वापस लाऊंगा। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होता है, जिसपे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, आपका हाथ आग में चला गया तो स्वाभाविक रूप से आपका हाथ हटेगा ही, कि रखे रहेंगे आप, नहीं रखे रहेंगे, तो उस समय का रिस्पॉन्स आपका क्या रहेगा, एक स्वाभाविक ही रहेगा। कोई व्यक्ति भूखा है या उसको बहुत तेज भूख लगी होगी तो भोजन को देख करके मुंह में लार आना स्वाभाविक है। भोजन को देख करके, शब्दों पे जाना है, क्योंकि आप पावलोव का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपका जो अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुबंध क्या होता है, उसको फिर समझ पाएंगे। तो इनका प्रयोग किस पर था, कुत्ते पर। अब इस प्रयोग को समझने का प्रयास कीजिए, क्या इसने अपने प्रयोग पे सिद्ध करने का प्रयास किया। ध्यान से इसको समझें, शब्दावली आएगी, दो चार शब्दावली, उसको समझेंगे। पावलोव ने एक क्या किया कि किसी जानवर के अंदर स्वाभाविक उद्दीपन कैसे आता है। तो एक सीधी बात है कि भोजन को देखकर किसी व्यक्ति के मुंह में लार आएगा या फिर किसी जानवर के मुंह में लार आएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसको देख करके, बार बार बोल रहा हूं मैं, भोजन को देख करके। अब ये सीखने के सिद्धांत में कैसे काम आएगा, इन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को एक बॉक्स में ऐसे बांध दिया। बांधने के बाद पहला कंडीशन ये था कि उसको क्या रखा गया है, भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद इस पर एक विशेष स्थिति में इसको खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है और भोजन लाते ही, क्योंकि कुत्ता क्या है, भूखा है, जैसे ही भोजन देखता है उसके मुंह में लार आता है, क्योंकि वो भूखा है और खाने की उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन, अब देखिए पहला कंडीशन, यह कंडीशन ही नहीं है कुछ, स्वाभाविक है कि भोजन को देखकर कोई भूखा व्यक्ति क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा ही। ठीक, पहली स्थिति बिल्कुल समझिएगा। अब देखिए उसके बाद जो भोजन देने वाला है, उन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया तो भोजन जैसे ही, अगले दिन वही फिर से उसको भूखा रखा गया, बांध दिया गया, और जैसे ही भोजन दिया गया, ऐसे भोजन रखने के पहले घंटी बजाई गई। घंटी बजाया, भोजन रख दिया गया। घंटी को सुनने के बाद भोजन रख दिया गया, उसके बाद ये भोजन कर लिया। 3-4 दिन उनको वही चीजें लगातार रिपीट की गई। घंटी बजाया जाता था, भोजन रख दिया जाता था, डॉग भूखा होता था, उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया होती थी, रिस्पॉन्स आ जाता था। धीरे से कुछ समय बाद इन्होंने तीसरा उस पर अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। अब उन्होंने घंटी बजाई, तीसरा स्थिति ना, घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया।
समझ रहे हैं बात को अब? लेकिन जैसे ही घंटी बजती है, डॉग के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। उसका जो लगातार किसी चीज पे अभ्यस्त होने के कारण से उसको लगता है कि अब घंटी बज गई है, मुझे क्या मिलने वाला है? भोजन। तो बिना भोजन दिए उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। 3 कंडीशन बताया है। एक होता है स्वाभाविक कंडीशन, जो चीज उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना है स्वाभाविक रूप से उसको दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? जैसे आप लोग समझिए, आपको कोई एकदम खट्टा इमली दे दिया जाए, आम दे दिया जाए, उसको देख करके आप थोड़ा सा खटास के मामले में इंसान के अंदर आ ही जाता है। कई बार क्या हो गया कि हम उसको ना दे करके उसके बारे में ही बता रहे हैं, तब भी उसके रिस्पॉन्स में सुनकर ही वो चीज आप महसूस कर लेते हैं कि वो चीज इस प्रकार से है। तो ये बात थी। यहाँ पर वही चीज समझाने का प्रयास किया कि पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज पर ही क्या कर लिया? रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई कि घंटी की आवाज, घंटी का बजना और कुत्ते के मुंह से लार का स्राव होना भोजन नहीं है ना। ये एक क्या हुआ? नया साहचर्य, दोनों के बीच नया साहचर्य बना। और घंटी की आवाज किसका काम किया? हम क्या बोल सकते हैं? घंटी की आवाज स्टिमुलेट का काम किया, उद्दीपक का काम किया, और ये उसका रिस्पॉन्स आया किस रूप में? उसके लालच के रूप में। तो दोनों के बीच क्या हुआ? साहचर्य बना। तो यही समझाने का उनका प्रयास था कि हम क्या करते हैं, जहां पर भी अनुबंधन नहीं होता है, कोई अनुबंध नहीं है, तो हम सामान्य रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन हम किसी चीज को और एक सहारा दे दिया जाता है तो हम धीरे धीरे मूल अनुबंध हो जाते हैं। घंटी की आवाज उसके लिए क्या कर लिया? घंटी की आवाज उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। अब देखिए इसको क्या कंडीशन है। पावलोव ने क्या किया? अनुबंधित उद्दीपक, ये अनुबंधित है, मतलब अनुबंधित का मतलब आप समझ में आएगा कि ऐसा कंडीशन उसके अंदर थोप दिया गया, ला दिया गया, क्या कर दिया गया है उस पर कि हम अगर घंटी बजाते हैं तब भी उसके अंदर लार टपकेगा, भोजन की आवश्यकता नहीं है। एक कंडीशन डाल दिया गया है। तो घंटी की ध्वनि उद्दीपक की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? भोजन, है ना। अब भोजन नहीं है, केवल घंटी की आवाज से ही स्राव में वृद्धि होने लगे, तो इसको हम लोग एक शब्द कहते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत कुछ मामलों में इससे और डीप है, उसको समझ लेंगे हम लोग। तो सीखने के इस क्रिया में पावलोव ने कहा कि अनुबंधित सहज क्रिया है, और आज का जो मनोवैज्ञानिक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन। एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है या शास्त्रीय अनुबंधन है कि हम अगर मूल स्वाभाविक रूप से किसी वस्तु को ना भी दे तब भी किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव हम ला सकते हैं। ठीक है। जैसे स्कूलों में भी अगर जैसे मध्याह्न भोजन होता है तो जाओ खाना खाओ रोज बोला नहीं जाता, उसके लिए हमने क्या कर दिया है? पुनर्बलन के रूप में क्या कर दिया है? घंटी सेट कर दिया गया है। अब आपको पता है कि 3-4 घंटे बीत चुके हैं, ये जो बेल है तो किसके लिए होगा? भोजन के लिए होगा। तो हम स्कूल में बच्चों के क्लास में जाकर ये नहीं बोलते कि अब चलो जाओ खाना खाओ, है ना। अगर कोई पहली बार आएगा तो उनको बताएंगे कि भोजन आपको करना है, लेकिन लगातार हम ऐसे हैबिट बनाते जाते हैं कि हम कुछ ऐसा चीज हिंट कर देते हैं जिससे वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाता है। तो उस घंटी क्या है उसके लिए? मध्याह्न भोजन हो चुका है, या फिर छुट्टी का समय होता था तो समझ में आ जाता कि ये घंटी बज गई है तो छुट्टी का समय हो गया है। यही चीज बताने का प्रयास कर रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती। हम कुछ ऐसे कंडीशन डाल देते हैं जिससे हमको समझ में आ जाता है कि ये घटना हम सीख गए हैं, जान गए हैं, ये चीज होने वाला है। ठीक है।
अब इसको इमेज को थोड़ा समझें तो आपको कुछ समझ में आए, दिख रहा होगा, और आप इमेज को देख के थोड़ा समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। 4 इमेज हैं, ठीक है। चारों इमेज में चारों इमेज में आपको एस आर कॉन्सेप्ट दिखेगा। ये एस है और ये लार का टपकना उसका रिस्पॉन्स है। ये है अनकंडीशनल, मतलब कोई आपको बंधन नहीं है, जैसा भोजन दिखेगा उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, स्वाभाविक, कोई बंधन नहीं है ना, स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देंगे। तो ये हो गया बिना कंडीशन लाए और कंडीशन लाने से पहले की स्थिति। यहाँ पर भोजन दिया गया है, लार टपक रहा है स्वाभाविक रूप से। दूसरा कंडीशन, हम उसको हैबिट डाले ही नहीं है और हम उसको घंटी बजा रहे हैं, भूखा है तब भी वो जानेगा किस चीज के लिए घंटी बज रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उदासीन उद्दीपन। हम कितना भी उसको उद्दीपित करने का प्रयास करें, कितना भी घंटी बजाने का प्रयास करें, हमने डाला आदत नहीं, आदत डाला ही नहीं है कि घंटी बजाकर भोजन दे, बिफोर कंडीशन का बात है ना। तो उस समय इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं आएगा। लेकिन हमने कुछ दिन क्या किया, घंटी बजाकर भोजन दिया, घंटी बजाकर भोजन दिया। देखिए फूड प्लस बेल, घंटी बजाकर क्या दिया, भोजन दिया। तो यहां पर इसका कंडीशन ये है कि ये इसका रिस्पॉन्स होगा प्रतिक्रिया के दौरान, इस पर ही इसका फोकस रहेगा। घंटी का ध्यान है लेकिन इसका जो व्यवहार है वो अभी भी अनकंडीशनल है, स्वाभाविक रूप से भोजन को ही देखकर वो भोजन कर रहा है। अब अंतिम जो आता है जिस पर आफ्टर कंडीशनिंग, जब हम उसको अनुबंधित कर लेते हैं, उसको एक सेट पे फिट कर लेते हैं, तो हमने भोजन हटा दिया, केवल क्या किया, एक कंडीशन डाला इस आदत को बनाने के बाद कि अब क्या होगा, केवल घंटी बजेगी। अब ऐसी स्थिति में घंटी बजते ही उस आशा के साथ इसके अंदर क्या शुरू हो गया, अनुबंधित प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब चीजें समझ में आ गई होगी कि ये सीखने के लिए कैसे आप इसको उपयोगी करते हैं। कि कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मैं अभी बता रहा था कि घंटी के बाद स्कूल में, तो वही चीजें इसमें भी आप समझ सकते हैं। ये आपके लिए काम का हो सकता है। अनुबंधन सिद्धांत में एक समान रूप से सहज प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। छोटे बच्चों को सिखाना होगा तो छोटे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को लगातार आदत बनाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ही हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे प्रायः छोटे बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। बड़े बच्चों को पता चल जाएगा, है ना, बड़े बच्चे जान ही जाएंगे ना कि अब ये फालतू में ये चीज किया जा रहा है। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि हम स्वाभाविक उद्दीपन के साथ क्या करें, अब शब्द समझ में आ रहा होगा, स्वाभाविक उद्दीपन किसको कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपन हो गया भोजन, और अनुबंधित उद्दीपक हो गया घंटी का बजना। इसका प्रयोग हम लोग जो स्वाभाविक रूप से सीखना चाहता है उसको हम बेहतर ढंग से और अच्छे से सिखाने समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, जल्दी से सिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और यहीं पर जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन किसको कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर सीखना चाह रहा होता है और वो थोड़ा सा उसको मदद की आवश्यकता होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मदद करने के बाद सिखा सकते हैं। जैसे कोई आप मैथ्स का सवाल हल कर रहा है लेकिन वो लास्ट में प्रोसेस पता है लेकिन उत्तर लाता नहीं है, वो अंत में वो गड़बड़ कर देता है, तो हम उसको क्या कर दें, ऐसा उत्तर लाया जाता है ऐसे बता दें, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, पुनर्बलन। तो ऐसे चीजों में पुनर्बलन से क्या होता है, सीखने की गति बढ़ती है। अब उनको हम तरीके बता दिए, लगातार वो गलतियां कर रहा था, तो जिससे वो क्या कर सकता है, अपना जो काम है, सीखने का जो लय है उसको या तो स्थायी कर सकता है या फिर अपनी गति को बढ़ा सकता है। पावलोव कहते हैं कि जब हम किसी चीज को सीखते रहते हैं तो जब हम किसी चीज को कंडीशन के रूप में डालते हैं, मतलब पहले कुछ लगातार आदत बनाते हैं, उसके बाद उस आदत को हम अनुबंधित रूप से या अनुबंधित उद्दीपक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो अनुबंधित अनुक्रिया भी होनी चाहिए। मतलब घंटी बजने से उनके मुंह में लार आना, ये अनुबंधित उद्दीपक अनुबंधित प्रतिक्रिया थी। उसके जस्ट ऊपर क्या था,
घंटी तो बज रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। ये किसमें काम आएगा? शास्त्रीय अनुबंधन की जो ये विधि है, बच्चों के जो बुरे आदत होते हैं उस स्थान पर हम क्या करते हैं, लगातार लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो उस आदत को हटा करके हम लोग गुड हैबिट पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग था। कुछ कमियां हैं इसमें, ये काम का तो नहीं है, लेकिन कमियां ये थी कि हम किसी इंसान को सिखा रहे हैं, किसी इंसान पर हम लोग बात कर रहे हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है, उसको सिखाने के लिए हम कुत्ते पर प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इंसान और कुत्ते में तो अंतर होगा ही, है ना। तो किसी पशु पर हम प्रयोग करके इंसान पर वो लागू हो, ये नहीं जम रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया, इसका आलोचना किया। ये सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है और बालकों का पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है। तो जरूरी थोड़ी है कि जो रिस्पांस हमको मिले और डॉग में वो इंसानों में भी लागू हो। तो इसके लिए इसकी आलोचना की जाती है कि पूर्ण रूप से ये लागू नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य को क्या प्राणी माना गया है? जैविक प्राणी माना गया है। उसके अंदर विवेक है, समझ है, और हम उसको किसी अलग भाषा के व्यक्ति जानवर पर प्रयोग करके हम इंसानों पर हम लोग प्रयोग करेंगे कि उसी तरह से ये वो मशीन जैसे सीख गया तो ये भी सीखेगा, ये संभव नहीं है। ये भी एक उसकी आलोचना थी कि मनुष्य कौन सा है, जैविक मशीन के रूप में काम करता है, और उसका जो प्रयोग था, जो प्रोसेस था, वो क्या था, एक अनुबंधित प्रक्रिया या यांत्रिक प्रक्रिया या शास्त्रीय प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कारण से ये हम लोग असफल उनका प्रयोग मान सकते हैं। यह मनुष्य के चिंतन और तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। हम किसी कॉन्ट्रैक्ट पे सीखते हैं या कॉन्ट्रैक्ट से उद्दीपक से कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्स देते हैं, किसी कंडीशन पे हम रिस्पॉन्स देते हैं, तो कोई इंसान सीखता है तो उसका सीखना स्थायी नहीं होगा। अब भाई 2-3 दिन घंटी बजने के बाद भोजन नहीं मिला तो निश्चित रूप से वो उसका कंडीशन जो था वो क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा कि अब मुझे, अब घंटी भी बजे चाहे कुछ भी हो, खाना तो मिलता नहीं है। तो वो उसके अंदर धीरे धीरे सीखने का जो स्थायित्व है वो खत्म होता जाएगा। अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, स्वाभाविक होती जाती है। हम कल देखे हैं कि जो अधिगम होता है वो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से लगातार चलती जाती है। और स्वाभाविकता इसलिए होती है कि जब हम रियल चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस पर स्वयं प्रयोग करते हैं, तब हम किसी चीज को सीखते हैं। और सीखना का सबसे मूल अर्थ है अपने व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन लाना। तो ये क्या है, सीखना होता है। इसलिए फाइनली ये तय किया गया पावलाव का कि प्रत्येक कंडीशन में या हर परिस्थिति में इसका जो दिया गया सिद्धांत है वो सफल नहीं है। कुछ मामलों में हो सकता है कि उन्होंने तरीका बताया कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये हम ये देखिए कि इस प्रयोग का, ये सिद्धांत का हम टीचिंग में क्या प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मामलों में कि हम लगातार कंडीशन डालते हैं या किसी नियम को लगातार फॉलो करवाते हैं कंडीशन में, तो हम लगातार बच्चों पर क्या कर सकते हैं, पुनर्बलन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये इनका कहना है। अगर हम विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग या अनुशासन स्थापित करने में क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चलता है कि हम बच्चों को पुनर्बलित कर रहे हैं, तो पुनर्बलित के दो सिद्धांत होते हैं, है ना। पुनर्बलन करने का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है पुरस्कार और दूसरा होता है दंड। हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, है ना। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, ये किसी भी चीज को पुनर्बलित करने के लिए हम बच्चों को लगातार अच्छे अच्छे बातें बता रहे हैं, गणित वणित बना के ला रहे हैं, कुछ याद करके ला रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हो, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, गुड, बहुत बढ़िया, ये बोल रहे हैं। तो सकारात्मक रूप से हम क्या कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो पुनर्बलित कर रहे हैं। कुछ मामलों में होता है कि अगर वो कुछ गलत करके लाता है, कुछ कमियां हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, कई बार दंडित कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि
अच्छे काम में उसको क्या करना, पुरस्कृत करना, और अगर वो कार्य ठीक से नहीं कर पाता है तो दंडित करना। ये दोनों डिसिप्लिन लाने का एक साधन होता है। हम दोनों का उपयोग करते हैं। डराना भी जरूरी होता है, नहीं लगातार करके ला रहे तो, और नहीं करके ला रहे तो उनको हम क्या करते हैं, पुनर्बलित करते हैं। आज चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कल बना के लाना, है ना, ये चीज। इस विधि से ऐसे सब्जेक्ट को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि, चिंतन और तर्क की आवश्यकता नहीं होती। सीधी बात है कि हम किसी चीज को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या चिंतन नहीं कर पा रहा है, या लॉजिक नहीं लगा पा रहा है, तो क्या, जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप गणित का सवाल हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक सवाल मैंने हल कर दिया, आपने उसको क्या कर लिया, उतार दिया। मैंने दूसरा सवाल दिया, केवल अंक को बदला, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं आप लोग कि आप क्या किए, अब भी सर ने क्या बताया था उसको कैसे बनाया जाएगा, अंक को क्या किया आपने, उसके जगह पे वो गुणा है तो गुणा, 4 की जगह 5, 6 की जगह, बच्चे करते हैं वैसे ही। उसके अंदर उस चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं है, ना ही चिंतन करता है, ना ही तर्क करता है। जैसे उनके हम व्यवहार में ला दिए हैं, पहले को देख करके वो उतार लेता है, उत्तर आएगा। उनके अंदर क्या आ गया है, लगातार लगातार व्यवहार में इस प्रोसेस से सीखने का जो तरीका है वो क्या हो गया, यांत्रिक हो गया, मशीनी हो गया, अनुबंधित हो गया, कि ऐसा बनाया जाता है, ऐसा बना दिया जाए। लेकिन एक रूल्स को बदल के हम प्रश्न दे देते हैं। जैसे फिर कली का उदाहरण देता हूँ, वर्ग के बारे में हमने देखा, वर्ग का एक लंबाई दे दिया, उसके बाद हमने परिमाप और उसके क्षेत्रफल और उसका विकर्ण आप निकाल लिए। फिर उसके बाद अंग 8 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर कर दिया मैंने। आपने क्या किया, उसी सूत्र को रख करके उतार लिया। लेकिन मैंने अगला प्रश्न दिया कि एक वर्ग का परिमाप 48 है, अब उसके बाद सेम फिर क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है। उसके बाद सब चुप हो गए। तो आपने क्या किया था, किसी चीज को अनुबंधित रूप से सीखा था, है ना। तो ये कहता है कि किसी चीज को सिखाना हो और उसको जिसमें बुद्धि, चिंतन, तर्क का प्रयोग नहीं होता है, तो हम क्या कर दिए, उसको बैठ के याद करना है। आपका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, नहीं पता, बैठ के याद करके, कई लोग ऐसे ऐसे याद करते हैं, बचपन भी करते थे दिल के। जब एग्जाम में आता है तो लिख देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो चीज उसमें था उसको छाप करके उतार दिए हैं, है ना। तो ये चीजों के लिए ये क्या है, पावलाव का रूल्स अच्छे से काम करता है। तो ये तो हो गया है, बुरी आदतों से हम लोग अच्छी आदतों में लाते हैं। समाजीकरण हम सरलता से कर सकते हैं, कि समाजीकरण में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समाज के द्वारा की जाने वाली व्यवहार को हम वैसा ही अपनाते हैं जैसा हम लोगों को देखते हैं, है ना। और जिन्होंने भी समाज के द्वारा बनाए गए नियमों की क्या किया, स्वीकार करने से पहले उस पर चिंतन किया, तर्क किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अनुबंधन खत्म। तो वो किसी बच्चे को क्या करना हो, समाजीकरण करना हो, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय का मतलब है किसी चीज को आप सीखते हो तो वो जैसा है वैसा ही अपने जीवन में उतारते हो, एक कंडीशन के रूप में, यांत्रिक रूप से या शास्त्रीय रूप में कहा जाता है। अगर हम इसका अपोजिट देखें तो शास्त्रीय जो अनुबंधन है उसके अपोजिट में हो जाएगा, हम अनुभव और अपने तर्क के हिसाब से सीखेंगे उसको या अपनाएंगे, क्या सही है क्या गलत है इसको सोच कर अपनाएंगे, तो या शास्त्रीय अनुबंधन का अपोजिट अवधारणा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये एक और प्रयोग था। ये इसमें भी कंडीशन की बात की गई है, इसके बारे में सुने होंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। पहली बात तो ये है कि सिद्धांतों के नाम आपको याद रखने हैं। अभी हम लोगों ने देखा है, कौन सा सिद्धांत पढ़े हैं अभी, अभी जो हम लोग देखें पावलाव का कितने नाम आ गया, यांत्रिक अनुबंधन बोला जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन, या केवल अनुबंधन का सिद्धांत। हम लोग किसका आंसर लेंगे, स्किनर के बारे में देखते हैं। जैसे थार्नडाइक ने प्रयोग किया है ना,
किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव लाता है, तो उसके लिए जो थार्नडाइक का प्रयोग था, उन्होंने क्या किया था, एक पिंजरे में बिल्ली को बंद करके उसके सामने क्या रख दिया था, भोजन। वैसा ही इसका भी सिद्धांत है, सिखाने का प्रयोग अलग अलग जानवरों पर किया गया था। याद रखेंगे, प्रयोग जिन जिन जानवरों पर किया गया है वो इन्होंने वैसा ही रिस्पॉन्स इंसान भी करेंगे, ये सोच करके अपना मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इन्होंने पेश किया है। इनका मानना था कि हम अगर किसी अनुबंधन की बात करते हैं तो उसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन होना या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही मतलब है कि हम जब किसी कोई कंडीशन रखते हैं या कोई अनुबंधन रखते हैं तो उस पर रिस्पॉन्स होना जरूरी है। जो अभी देखे ना, इसमें उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित प्रतिक्रिया की बात की जा रही थी। इसमें अनुबंधन वाला जो कॉन्सेप्ट है या अनुबंधन उद्दीपक, ये अलग तरीके से इसका व्याख्या ये करता है। इसको लिखें, इन्होंने दो जानवरों पर प्रयोग किया, पहले चूहा पर, दूसरा कबूतर पर। इसके जो सिद्धांत को प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है, या ऑपरेट कंडीशनिंग अनुबंधन, क्रिया प्रसूत व्यवहार अनुबंधन, अलग अलग नामों से इसको जाना गया। इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा आप लोगों को, नाम याद रखेंगे क्या किया गया है। तो पूरा सार ये है, पूरा सार ये है कि स्किनर ने चूहे पर जो रिसर्च किया या कबूतर पर रिसर्च किया, उस पर उन्होंने एक परिणाम पाया कि जब हम किसी व्यक्ति को लगातार प्रयास करते हुए देखते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे क्रिया अनुबंधन क्या है, लगातार हम प्रयास करते देखते हैं किसी व्यक्ति को, और वो किसी प्रयास करने के बाद क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, सफल हो जाता है या उसको संतुष्टि मिलती है कि हमने क्या कर दिया, ये काम अपने से सफल कर लिया, या हम उस पर कोई व्यक्ति क्या होता है, रिस्पॉन्स देता है, संतुष्टि मिलती है। तो संतुष्टि मिलती है तो यही संतुष्टि क्या करता है, वो उसके व्यवहार में बदलाव लाने का एक या सीखने में विशेष रूप से सहायता करता है। वो संतुष्टि ही उसको मोटिवेट करता है कि हम अगली बार जब प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक बार क्या हो चुका है, सफल हो चुका है या संतुष्टि मिल चुका है। फिर से वही, अब समझिए कि आप लगातार 3-4 गणित बना रहे होंगे, लगातार गणित बना रहे होते हैं, और गणित बनाते बनाते आप सभी गणित सही सही बना रहे हैं, आपसे बन भी रहा है, तो आप क्या करेंगे, और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप असफल हो गए पहली ही बार में, दूसरी ही बार में, तो आपके अंदर निश्चित रूप से उस कार्य को, उस क्रिया को करने में क्या होगी, रुचि नहीं होगी। तो इसका जो प्रयोग था, ये बुक भी है, इसका प्रयोग किस पर था, इसी को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, चूहे पर प्रयोग किया। चूहे पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने 13 साल बाद कबूतर पर भी प्रयोग किया था। तो किसी इंसान को चूहा और कबूतर के बाद इंसान भी ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे, ये उन्होंने कुछ सिद्ध करने का प्रयास किया था। इसकी पुस्तक है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, उसके बाद एक है माइक्रो टीचिंग, और एक तीसरा है अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये 3-4 शब्द इन्होंने दिया गया है, और ये बताने का प्रयास किया, वही बार बार आएगा कि हम अगर किसी काम को करने से हमको क्या मिलती है, संतुष्टि, संतोष या खुशी, या हम बोल सकते हैं छोटी मोटी उस पर हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उस कार्य को करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से उस क्रिया को कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने किसके बारे में, थार्नडाइक के बारे में और पावलोव के बारे में देखा, और उनके दोनों सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, एसआर। एस का मतलब क्या होता था, एस का मतलब उद्दीपन, स्टिमुलेट होता था। इसी उद्दीपक से किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या आता है,
अनुक्रिया करता है या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। लेकिन इनका जो सिद्धांत था ये जस्ट अपोजिट हो गया। आप अभी आपका ध्यान रहेगा, लेकिन जैसे एग्जाम आता है एस आर थ्योरी किसका था और आर एस थ्योरी किसका था, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो थ्योरी दिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर एस थ्योरी या आर टाइप थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या अभिक्रमित अनुदेशन, अभी देखे थे। आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होगा, अभी मैंने क्या कहा कि हम किसी काम को करते हैं और हमको थोड़ा सा संतोष प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, तो आप क्या करते हैं, उस कार्य को करने के लिए थोड़ा और उत्साहित होते हैं। तो यही आर का मतलब होगा रिइंफोर्समेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्बलन। क्या कहेंगे, आर का मतलब हो गया पुनर्बलन। और जैसे ही आपके अंदर पुनर्बलन आता है, आप उस कार्य को करने के लिए और उत्तेजित हो जाते हो और आपके अंदर उद्दीपक शुरू हो जाता है। ये दोनों उसका थार्नडाइक कहते थे, हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे आपको भूख लगी है, तो भूख आपके लिए किसका काम कर रहा था, उद्दीपक, स्टिमुलेंट। भूख लगेगी तभी आप क्या करेंगे, खाना खाएंगे या रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। यहां पर कहता है कि हम किसी चीज को सीखने के लिए जब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा तब तक आपके अंदर उद्दीपन नहीं आएगा। आरएस थ्योरी को एक चीज में समझे, मैं आप लोगों को हो सकता है किसी दिन क्या करूं, तैयारी कर रहे हो आप लोग, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप तैयारी करने के बाद भी उतना अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैंने आपको 10 मिनट का एक लेक्चर दे दिया, ठीक है। लेक्चर हो सकता है आपको मोटिवेट करने वाला लेक्चर हो, जिसको आप सुनते हैं और आपके अंदर क्या होता है, पढ़ने की ललक आएगी, रुचि आएगी। हो सकता है मैं आपको डांट भी दूं, ये भी हो सकता है। तो वो जो शब्दावली है जो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं पुनर्बलित कर रहा हूँ, है ना। किस रूप में, बोल करके मोटिवेट करने के रूप में हो सकता है, या फिर आपको डांटने के रूप में हो सकता है। जैसा ही आप मेरी बातें सुनते हैं, सुनने के बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेट होगा, उद्दीपक जगेगा कि हाँ सही बात है, पढ़ना चाहिए। वैसे तो पढ़ते हो नहीं, और आप लोगों को आवश्यकता है इसकी, है ना, है, नहीं पढ़ते ना। हाँ, तो आप बताएंगे किस प्रकार की, दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, भी बताए ना। एक तो पुरस्कार होता है जो मैं दूंगा नहीं आप लोगों को, है ना, और दंड भी नहीं दे सकता, है ना, लेकिन आप लोग को जो चाहिए आप लोग बता देंगे। तो ये आपके अंदर क्या होगा, एक मन में, आपके अंतरात्मा में उसके लिए उद्दीपन जगेगा कि हमको करना चाहिए। आप समझिए, ये है एक पोस्ट है, अब इसको पाना है, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, क्रिया आप करना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करें, आर एस थ्योरी अपनाएं। आप कई लोग, आप कुछ लोगों को ये लग, कई बार ऐसे वीडियो देखते देखते कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो भी दिख जाते होंगे आपको, जिसको देखकर थोड़ा सा एनर्जी आता होगा, अच्छा अब हमको करना चाहिए। अभी एक लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक 23 साल की जो बालिका है, उन्होंने 19 एग्जाम निकाला है, तो आपके अंदर कुछ तो एनर्जी आया होगा। वो जो उनके द्वारा पेपर पास किया गया है, वो आपको क्या कर रहा है, पुनर्बलित करने का काम कर रहा है। तो आपके अंदर कुछ तो उद्दीपक जगह होगा कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो यही बात है, ये हो गया आर और ये हो गया एस। उसमें एस पहले आता था, उद्दीपक पहले आता था, तब हम लोग रिस्पॉन्स करते थे। ध्यान रखेंगे, आर एस और एस आर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दोनों का अलग कॉन्सेप्ट है। आर यहाँ पर है तो आर का मतलब यहाँ रिस्पॉन्स नहीं है भाई। आर का मतलब है कि आपको कोई ना कोई क्या कर रहा है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, या फिर आपको मोटिवेट कर रहा है, जिससे आपके अंदर किसी काम को करने की उद्दीपकता जगती है। और उस आर और उस एस का मतलब अलग था, ठीक। तो किस पर प्रयोग किया गया है, सेम चीजें हैं कि जिस प्रकार से स्किनर ने कहा कि हमने इस प्रयोग को समझाने का प्रयास किया कि एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद एक ऐसा आवाज, प्रकाश भी दिया गया, आवाज भी दिया गया, और एक ऐसा बटन बना दिया गया था जिसको देख करके वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। पहले तो क्या किया गया, भोजन रख दिया गया, और ये भी भूखा होगा, है ना, तभी तो वो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ पुनर्बलन मिलेगा।
जब चूहा बॉक्स में दौड़ लगाता है तो उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ जाता है। ये लीवर है जिसको वो पैर पड़ने से वो क्या करता है, खुल जाता है। लीवर अचानक दबने से उसको जैसे ही लीवर दबता है वहां से भोजन निकल जाता है ना, सफलता पा गया वो, है ना, सफल हो गया। अब पहला एक चीज है कि हम पुनर्बलन के लिए एक बार सफल होते हैं तो आपको आगे काम करने के लिए वही सफलता आपके लिए पुनर्बलन का काम करता है। कल भी मैंने बोला वही चीज है कि आप अगर अपने जीवन में जितने एग्जाम दिए होंगे कंपटीशन एग्जाम, पहला जो एग्जाम रहा होगा हो सकता है वो 100 में आप 30 या 40 नंबर लाए होंगे, लेकिन लगातार आप एग्जाम दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 2 अंक 4 अंक 2 अंक 4 अंक आपका बढ़ रहा होगा। ये स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आता है और वो ये सोच के जाए कि हाँ अब इतना नंबर था इससे कम नहीं होगा और ज्यादा आना चाहिए, तो आपके लिए वो क्या काम करेगा, पुनर्बलन का काम करेगा। अब लगातार इनका प्रयास उस पर था। फाइनली उन्होंने क्या किया, फिर कुछ दिन बाद लगातार लगातार वो प्रयास करता रहा, सफलता पाते रहा और फाइनली जब भी भूख लगता था उसको दबा करके भोजन लेकर के वो खा लेता था। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पुनर्बलन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए स्किनर ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी और पुस्तक में ये चीज है कार्य कारण का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत। दर्शन में कार्य कारण का सिद्धांत बहुत अलग है। पढ़े हैं कि आप लोग कार्य कारण का सिद्धांत? कार्य कारण कहता है कि बिना कारण के दुनिया में कोई काम नहीं होता। हर चीज का कारण है, भले आपको नहीं पता, लेकिन बिना कारण के कोई काम नहीं होता है। और यहाँ कार्य का मतलब या कारण का मतलब क्या है, रीजन नहीं है, कॉज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉज बोलते हैं। कॉज का मतलब होता है कारण। जैसे बौद्ध दर्शन में कारणता का सिद्धांत है और उसमें कहा गया है संसार में बहुत लोग, संसार में दुख है, सुने होंगे, और हर व्यक्ति का दुखी होने का कोई ना कोई कारण है। हर व्यक्ति अपने अपने कोई ना कोई कारण से दुखी है ना। उसके लिए फिर कारणता निदान का एक आता है, द्वादश निदान, वो अलग कॉन्सेप्ट चला जाता है। इनका भी एक कॉन्सेप्ट था कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और उसको सिद्ध करने के लिए लगातार हम क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं और वही कारण या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं, कार्य करते रहते हैं। ठीक है, अब वो दर्शन की बातें अब फिर नहीं बताऊंगा आप लोगों को। एक कार्यकर्ता का व्यवहार पुरस्कार के प्रकार द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए हम लोग सकारात्मक भाव को लेकर चलें कि कोई व्यक्ति मोटिवेट कैसे होता है या कोई कार्य करने वाला, तो अधिकतर उसको पुनर्बलन, अगर सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए हमेशा तो उसका व्यवहार सकारात्मक पुनर्बलन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुरस्कार बोलेंगे, उससे ज्यादा कंट्रोल होता है। अधिकतर देखा गया है, आप लोग देखेंगे राज्य सरकार भी बच्चे अच्छे से पढ़ें इसके कारण से 10वीं 12वीं में जो टॉप 10 में आएगा उसको कहाँ ले जाया जाएगा, मैच दिखाने ले जाया जाएगा। ऐसा होया है। या फिर उनको 1-1 लाख रुपया मिलेगा, 50,000 रुपया मिलेगा, अभी बीच में तो हवाई जहाज में चढ़ने, हेलीकॉप्टर में घूमने का मौका मिलेगा, है ना। ये था, पुनर्बलित किया गया और उनको किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और वो पुनर्बलन किस रूप में था, ये बोल दिया जाता कि जो टॉप 10 में नहीं आएगा, है ना, जो टॉप 10 में नहीं आएगा, मतलब पुनर्बलित करने का दो तरीके हैं। टॉप 10 में कोई अगर नहीं आता है तो सबको कमरे में बंद करके पीटा जाएगा, तो इसका अलग रिस्पॉन्स होता है ना। तो भाई टॉप 10 में 10 ही लोग आएंगे ना, तो उस 10 में आने के लिए लोग प्रयास करते हैं, है ना। अब ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतना डिटेल अगर आता है तो, नहीं तो अभी आप लोगों का कम से कम किस व्यक्ति ने क्या प्रयोग किया है, और ये पूरा प्रयोग व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है, साहचर्य का सिद्धांत कहलाता है। हमने दो सिद्धांत पढ़े ना, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो साहचर्य वाला जो भाग है वो इसमें आता है, जिसमें हम लगातार किसी चीज को अभ्यास करके सीखते हैं, अनुभव कैसे लेकर सीखते हैं और प्रयास करके सीखते हैं। ये तीनों चीजें हम लोगों ने देखा है। इसके बाद जो अगर कॉन्सेप्ट आएगा, ये भी
क्लार्क एवं हल, एक कई बार एक समग्र प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है व्यवहारवादी अधिगम को लेकर के क्या है, इसके पक्ष में है। तो व्यवहारवादी का मतलब यही होगा कि हम उसको सिखाने के लिए लगातार प्रयास करवाते रहते हैं। इसको कल करेंगे। इसके बाद आएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो क्या करता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत को बल देता है। थोड़ा सा भी अब आप लोगों को ये कैसे हो गया, मैथ्स बनाने हैं। हम लोग चतुर्भुज देख रहे हैं और चतुर्भुज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, वर्ग को लेकर के शुरुआत किया गया है और वर्ग में कुछ प्रश्न भी हमने देखा है। एक वर्ग का विकर्ण ये सरल प्रश्न से शुरू करते हैं। 10√2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा। कितना, 4। पानी देने को पहले हम विकर्ण के माध्यम से क्या निकालेंगे, भुजा का मान, और भुजा के मान से उसका एरिया। आ गया ना।
आप लोग से बन गया ना। हम लोग विकर्ण की बात करेंगे। कितना है विकर्ण? विकर्ण का सूत्र क्या था? वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? सूत्र बताएंगे हैं? ए का मतलब हम देखें भुजा है। अब भुजा हमको ज्ञात है नहीं है, तो हम वर्ग का विकर्ण का मान अगर रखते हैं, कितना दिया गया है 10√2 फिर √2a। यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें आपको समान लग रही होगी जो आपस में कट सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर का हिस्सा है, तो ये और ये कट गया, तो a का मान हो गया a बराबर 10। और 10 क्या हो गया? एक वर्ग का भुजा हो गया। अब किसी वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालें, तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? एक का वर्ग करते हैं। ए का मान आया है 10, तो 10 का वर्ग हो गया 100। हम सेंटीमीटर लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इसमें कुछ और कंडीशन जोड़ दिया जाता है तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें सबसे मूल जो कॉन्सेप्ट है किसी भी वर्ग का भुजा को पता करना, उसके बाद ही काम बनेगा। विकर्ण कितना था? ये जो विकर्ण है यही विकर्ण था 10√2, जिससे हम लोग क्या किए? ये प्राप्त किए हैं। चलिए अगला यहां से शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल साठ 50 वर्ग मीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? अब इसके बाद में ये आपका हो गया हैबिट, इसके बाद आपका आएगा फिर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न। पहला प्रयास ये है कि किसी वर्ग का आप क्या ज्ञात करेंगे? ए पता करेंगे। और ए पता करने के लिए आपको क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दे दिया गया है, इतना है। क्षेत्रफल का सूत्र रखें, उसके बाद आप उत्तर बताएं। आ गया? जल्दी बताएंगे, उसके बाद हम बड़ा प्रश्न करेंगे। 60 50 किसका वर्ग होता है? हैं? एक मिनट देख लो 60 50 है कि नहीं। ये आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 60 50 का जो वर्गमूल है 55√2 आएगा। ठीक है, जो दशमलव में आएगा 55 दशमलव कुछ कुछ आएगा। 55 का कितना होगा? जैसे 55 का वर्ग निकालना हो तो ये हो गया 5 पंचे 25 और 6 पंचे 30। 30 25 हो गया। 55 का वर्ग हो गया 60 50 है।
हम्म। किसके आसपास है, कम से कम तो पहुंचो उसके आसपास। 75। ठीक है, 75 या 80 के आसपास। तो इसमें एक्चुअली क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए आपको परेशानी हो सकती है ना। पूर्ण वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि आपको निकालना है विकर्ण, और विकर्ण में होता है √2। इसी वजह से इसका मान के कारण से आपको परेशानी हो सकती है। तो इसको लिख लेंगे। ए का मान निकालने के लिए हम क्षेत्रफल को क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो आधा कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है 60-50 मीटर, लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ए का वर्ग 60-50। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लगाने पर ये बोल सकते हैं, वर्गमूल लगाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर ये, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो मैं इसका मान लिख देता हूँ सीधा सीधा, ए बराबर आया है 55 √2। ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी कर सकता था, पूर्ण वर्ग नहीं है इस कारण से। ये ए का मान है, और यहां पर से ही आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है। वर्ग के विकर्ण का मान क्या होता है, √2a। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 55 √2। ये आपस में क्या होंगे, फिर गुणा होते जाएंगे। ये आधा है, ये आधा दो है, तो दोनों मिलकर हो गए एक, एक दो, और ये 55। तो 55 दूनी 110। ऐसे ही क्वेश्चंस में कई बार उलझा दिया जाता है, तो आप परेशान मत होएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की, हाँ ओनली मीटर में, एक वर्ग में, एक वर्ग की, एक वर्ग की, प्रश्न को समझेंगे ध्यान से। एक वर्ग है और उसकी प्रत्येक भुजा, कितनी भुजा होती है, 4। उस प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर बढ़ा दिया जाता है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में 165 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, की वृद्धि होती है, या वृद्धि हो जाती है अगर बढ़ाते हैं तो वर्ग की भुजा की, तो वर्ग की भुजा की लंबाई या वर्ग की भुजा का मान क्या होगा, आपको पता करना है ए का मान। अब देखिए, एक वर्गाकार कोई क्षेत्र है या खेत है, किसी का घर है, हम उसके घर को क्या किए, थोड़ा सा इधर बढ़ाएं, इधर बढ़ाएं, और थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं। सब तरफ कितना कितना सेंटीमीटर,
5-5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, हम मान लेते हैं इधर इधर हम 2.5, इधर 2.5, इधर 2.5, इधर 2.5 ऐसे करके, तो जो क्षेत्रफल बना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना। अब बड़ा हुआ तो जितना उसका एरिया पहले था उससे वो कितना ज्यादा बढ़ गया, 165 सेंटीमीटर बढ़ गया, जो रियल क्षेत्रफल था उससे। देख लेते हैं, हाँ 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 13, 14, 15, प्रश्न तो समझ में आ ही गया होगा। एक क्षेत्र है उसमें क्या किया गया है, भुजा में बढ़ोतरी कर दी गई 5-5 सेंटीमीटर की चारों तरफ, ठीक। तो ऐसा करने पर क्या हो गया, उसके एरिया में 165 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो गई। इधर आप लोग बना रहे हो कि नहीं? आप लोग से बन रहा है, सीधा नहीं बोल देते हो यार, थोड़ा से कोशिश तो करिए। लॉजिकल प्रश्न है ना, थोड़ा सा पेन कापी को छोड़कर भी बनाया जा सकता है क्या, एक बार लॉजिक लगाइए या फिर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसी एक भुजा को नहीं बढ़ाया गया है, हर भुजा को बढ़ा दिया गया, और हर भुजा बढ़ाए मतलब ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसका संरचना बदल जाएगा। तो आप पहले क्या लिखें, माना कि हम लोग मान लेते हैं माना भुजा ए है, 5 नहीं रखेंगे ना, 5 तो बढ़ाया गया है, ठीक है, माना भुजा ए है। अब क्या किया गया है इसमें, हर भुजा में 5-5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, तो क्या क्या हो जाएगा ये A+5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर किस पर बढ़ाया गया है, प्रत्येक भुजा पर, तो ये हो गया A+5 मान लेते हैं। अगर हम लोग देखें हर भुजा पे बढ़ाया गया है, तो अगर ऐसा बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ाने पर क्षेत्रफल हो जाएगा A+5 पूरे का वर्ग। ये ए का काम कर रहा है खुद में, ये पूरा मिलाकर के नया जो आकृति बन रहा है ना, बड़ा आकृति, उसके लिए एक भुजा का मान है ये, यहाँ समझिए। हर में सभी में 5-5 बढ़ाएंगे तो, लेकिन यहां तक समझिए, जैसे हमने एक पहला आकृति बनाया और बढ़ने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक बड़ा आकृति दे दिया, ये 55 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, तो हमने क्या किया है, A+5, तो यहां भी क्या हो जाएगा A+5, तो ये A बराबर A+5 है, सीधी बात है, बड़ा ए है तो इसको बड़ा ए मान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आगे आप लोग समझ पाएंगे। अब जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में देखते हैं, तो जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं
तो इसके क्षेत्रफल में ये जो नया ए बना है, बड़ा जो वर्ग बना है, उसके क्षेत्रफल में क्या बन जाता है, 165 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो प्रश्न ये लिख सकते हैं कि हम क्या करें, प्रश्न के अनुसार क्या लिखिए, जब हम ए के वर्ग में, एक ए का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम 165 बढ़ाते हैं तो हमको इस वर्ग के बढ़े हुए वर्ग के बराबर एक कंडीशन मान लिया गया है। मैं पूरा प्रोसेस के हिसाब से लिख रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है ऐसे प्रश्न आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अब चैट जीपीटी से प्रश्न बन रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब इसको हल करना है तो आप आसानी इस चीज को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये आपका इक्वेशन आ गया है। ये चीज जानते हैं ना, ये पता है आप लोगों को, डिजी व्यंजक क्या बोलते हैं इसको, अरे यार, जब कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका एक मान आता है। तो इधर तो हो गया a का वर्ग धन 165, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब a धन b का होल स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो हम ये ना लिख करके ये लिखें ताकि सभी चीजें क्या हो जाए, इजी हो जाए। यहाँ b के a बराबर हो गया a और b बराबर हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का वर्ग धन 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 धन 5 और a, 5 दूनी 10 और a, ठीक। इसको लाइन नहीं खींचता, ऐसा बना दिया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक एक जो पक्ष है, संख्या संख्या एक तरफ और ए का मान एक तरफ लिख सकते हैं। ये तो आपस में कट गए, काट सकते हैं क्या, काट देते हैं यहीं से, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब 10a को मैं इधर ले आऊं और 165 माइनस 25 कर दूं, इधर आ गया। तो ये हो गया 10a, 10a बराबर 165 में 25 कम करेंगे तो 140, 140। तो a बराबर हो जाएगा 140/10 और ये हो जाएगा 14 मीटर, था क्या, सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर इस भुजा का मान है। बढ़े हुए भुजा का मान जो इसमें इंक्लूड है ना, बड़ा ए का मान है, ध्यान रखेंगे ना, इसका मान है बड़ा ए का मान। हाँ, ये इसका जो हम बढ़ाए थे वो 5 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर उसका मूल मान है, तभी तो हो जाएगा। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करें, पहले के क्षेत्रफल को दूसरे वाले क्षेत्रफल में माइनस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लिख लिए, चलिए अब आगे आप लोग लिखेंगे, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, सबसे जी प्रश्न, लेकिन आपको लगातार ये पूछा जा रहा है, 4:9 है, तो इसके
परिमापों का अनुपात क्या होगा? वन लाइन का एक आंसर आएगा। हाँ, आया कुछ? एक ऐसा वर्ग आपके पास उपलब्ध है, अच्छा दो वर्ग हैं, दो वर्ग में आपको कुछ दिख रहा होगा, फिर आयत जैसे बन जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका जो है 9 वर्ग सेंटीमीटर है, जो इस अनुपात में है। जब किसी वर्ग का क्षेत्रफल 4 हो और 9 हो, तो हम किसी वर्ग के क्षेत्रफल के सहारे उसके भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का वर्ग, ठीक है। तो पहले वर्ग के लिए भुजा का मान क्या होगा? कुछ सोचिए, पूरा लिख रहा हूं मैं ना। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया 4, तो क्षेत्रफल हो गया ए का वर्ग बराबर 4। तो ए बराबर 2 का वर्ग, सीधा 2 लिख देता हूं, इतना तो समझ में आ जाएगा। ये पहले वर्ग का, तो यहां पर हो जाएगा ए का मान 2। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, अब आप तो बना ही सकते हैं, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 9। इसके लिए भी वही लागू होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए का वर्ग। ये 9 है, तो ए बराबर हो जाएगा 3। तो ए बराबर इसका हो गया 3। अब दोनों के ए का मान निकल गया है। क्योंकि परिमाप में भुजा का ही मान हमको चाहिए रहता है परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो दोनों वर्ग या वर्गों का परिमाप किस अनुपात में है ये निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? 4a1 और 4a2, ऐसा लिख दूं। ये पहले के लिए हो गया a1 और दूसरे के लिए a2 हो गया। तो 4 गुना ए का मान हो गया 2 अनुपात 4 गुना दूसरे का मान हो गया 3। 4 4 आपस में कट गए हैं, बचा क्या? 2 अनुपात 3। ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको कुछ बहुत सारे ऐसे तरीके दिए रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी वर्ग का विकर्ण दिया हो, ठीक है, विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो, ध्यान से समझेंगे, विकर्ण का मान दिया हो और क्षेत्रफल का मान दिया हो, तो उसके लिए एक तरीका होता है, इसके बाद लिख देता हूं, 1/2 इंटू विकर्ण का वर्ग। ये आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने हैं? उसके सहारे निकाला जाता है। कभी कभी विकर्ण ज्ञात करने का भी आप लोगों को सूत्र पूछा जा सकता है। और विकर्ण ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो किसी भी वर्ग को बीच से काटता है। विकर्ण की लंबाई
उसके भुजा की लंबाई से अधिक ही होगी। मान के चलो ये कमरा है और कमरा एकदम वर्गाकार है और ये 10-10 फीट का घर है, ठीक है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। क्योंकि हम लोग वो घन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये इस कमरे में हम बात करेंगे वर्ग की, तो दीवार की बात नहीं होती है। क्या हो गया? किसकी बात नहीं होगी? दीवार। क्योंकि वर्ग जो होता है या आयत जो होता है 2D कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रहेगा। 2D कॉन्सेप्ट में मतलब होता है जिसका ऊंचाई ना हो, धरातल बस को नापना है। तो ये जो वर्गाकार घर है, इसमें ये इधर लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, 10-10 मीटर का एरिया है। तो आपको कहा जाता है कि यहाँ पर एक लकड़ी रखना है, तो कितना लंबा आप इसमें लकड़ी रख सकते हैं? 10 मीटर का एक वर्गाकार एक रूम है। तो निश्चित रूप से हम अगर उस लकड़ी को रखना चाहें, जैसे पेन है, इस पेन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक एकदम बराबर है, तो इधर भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, ठीक है, इतना ही हाइट है। हम अगर बोले कि इस पर इससे क्योंकि हम लोग यहाँ भी नाप रहे हैं तो 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ 10। लेकिन अगर मैं बोलूं इस पेन से बड़ा आकृति का लकड़ी यहाँ पे आ सकता है, कैसे आएगा? अगर इस पेन को मैं थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाऊं, मोड़ते जाऊं, मोड़ते जाऊं, तो मैं यहाँ तक रखूं, उसके बाद भी इतना जगह बचेगा। तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसी भी वर्ग में जो उसकी लंबाई होती है उससे ज्यादा उसके विकर्ण का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का आपको और स्पेस मिलेगा। तो ऐसे ही प्रश्न में आपको देता हूं, बनाना है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो जब विकर्ण के माध्यम से आप भुजा निकालते हैं या विकर्ण का मान डायरेक्ट दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके लिए क्या बताएं हम अभी? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर सकते हैं तो निकल जाता है। अर्थात आप क्या करें, विकर्ण के वर्ग का आधा, विकर्ण के वर्ग का आधा क्षेत्रफल होता है। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम सूत्र के माध्यम से कर लेंगे। और इसमें चाल दूरी वाली बात आ गई है। एक वर्गाकार क्या है? खेत। और एक व्यक्ति यहां से क्या किया है? चलना शुरू किया और यहां तक गया। वो इतना स्पीड चल रहा था कि उसका गति जो है 1 घंटा में जाता तो 4 किलोमीटर चल जाता। उसकी गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो जाया। लेकिन वो इस स्पीड से चलता है कि 3 मिनट में ही क्या कर लेता है? पार कर लेता है। तो आपको यहां से इसके और इसके माध्यम से दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि चाल दिया है, समय दिया है और दूरी नहीं दिया है। तो दूरी बराबर
कैसे कर रहे हो? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को हम लोग, अब ये मिनट में है, तो किसी किलोमीटर प्रति घंटे को मिनट प्रति घंटे करने के लिए 2260 कर सकते हैं और इंटू 3। तो यहां से क्या हो जाएगा? वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई या दूरी लिख सकते हैं। या दूरी क्या होगा? दूरी बराबर जो चाल दिया गया है और जो समय दिया गया है उसको हम लोग क्या करें? कैलकुलेट करें। तो दूरी लंबाई या लंबाई निकल सकते हैं यहाँ पे। आगे आप लोग हल करेंगे आगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। चाल दिया गया है 4 किलोमीटर। किलोमीटर का यूनिट क्या होगा मीटर में? 400 या 4000, कितना होगा? 4000। 4000 मीटर बटे, चूंकि मिनट में निकालना है तो 60 मिनट। अगर ये सेकंड रहता तो 3600 लिखते, ये तो पता ही है ना, हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट ले ही रहे थे। समय मिनट में दिया है तो क्या कर लिए हम लोग? 3 मिनट। क्योंकि इकाई आ गई, अब इसका दूरी का जो मान आएगा मीटर में आएगा। इसको कैलकुलेट करें आप। समझ नहीं आ रहा है किसी को तो बिल्कुल पूछेंगे भाई। ये यहां से यहाँ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, और देखिए जो डिस्टेंस निकलेगा वो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी, और इस दूरी के माध्यम से आपको इस भुजा का मान निकालना है, और निश्चित रूप से इससे छोटा ही होगा इसका मान, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया है, विकर्ण का मान हमेशा उसके भुजा के मान से ज्यादा होता है। यहां से आप काटिए और बनाइए। विकर्ण का मान कितना होगा उसको बताएंगे अभी। गुना करिए इसको, नीचे से कटेगा ये। कितना होगा? 200 मीटर। यहां से ये कट गया, अरे कहा गया, यहाँ से 0 0 यहाँ से काट देते हैं, और यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ये 400 है या 2 है, यहाँ से कट गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्य 0। 200 मीटर किसका मान आया है? विकर्ण का। जब विकर्ण का मान दिया हो और आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं, तो हम क्या कर सकते हैं? विकर्ण के वर्ग का आधा क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, यदि विकर्ण दिया हो, कभी आप लोग इसको ध्यान रखें, दिया हो तो क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। या ऐसा ना समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। विकर्ण तो 200 आ गया है भाई, और 200 का वर्ग कितना होगा? यहाँ 2 शून्य है तो 1 2 3 4, और 2 का वर्ग 4, ये होगा इसका वर्ग। यहां से हम काटे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20,000 वर्ग मीटर। ये आया है क्या? 20,000 वर्ग मीटर क्या होगा? इस एरिया का क्षेत्रफल। अब समझिए, ये 20,000 आया है, तो आपसे पूछा जाए कि इसके भुजा का मान कितना होगा, आपका कॉन्सेप्ट बैठा होगा तो चीजें समझ में आएंगी, और निश्चित रूप से 200 से कम होगा। इसको हम लोग क्या करें? 20,000 का वर्ग कितना होगा? 200 किसका वर्ग है?
किसी का नहीं है। 196 होता है, फिर 225 चला जाता है, 400 होता है किसका, 20 का। तो 20,000 किसका वर्ग होगा? तो आप निश्चित रूप से 200 से कम ही डिजिट रखें तो 20,000 का या 20,000 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। हम्म, हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। वो उसका भुजा का मान हमेशा 200 से कम होगा, ये ध्यान रखें। 100 √ 2 क्षेत्रफल निकालना था हमको, भुजा का मान नहीं निकालना है। हो गया है। हाँ, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आपको भुजा का मान निकालने बोल दिया गया है और ऑप्शन में 200 से ज्यादा के डिजिट हैं और एक ऑप्शन 200 से कम है, तो उसी को उत्तर लेंगे आप। कई बार ऐसा ही लॉजिक होता है कि आप अगर उस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे तो आप बना लेंगे, नहीं समझते होंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ें। चलिए, एक और प्रश्न जो ट्रिकी है, लिखेंगे एक। अभी वर्ग और आयत का कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न आएगा। हम चूंकि आयत नहीं पढ़े हैं तो प्रश्न अभी रोक के रखेंगे। वर्ग और वृत्त का प्रश्न आएगा, जो अंत परिधि वाला और बाह्य परिधि वाला जो प्रश्न है। अभी एक प्रश्न लिखें, एक वर्ग का, एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है। 30% बढ़ा दिया गया, जब बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए इसको बताएंगे। आप इसके लिए आप उपयोग करेंगे 2x प्लस x² / 100। दो तीन प्रश्न हैं ऐसी जो आपको पूछे जा सकते हैं और इसमें बड़े प्रश्न। हम्म, इसके दो प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है कि हम किसी के भुजा को बढ़ाएं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी हमने एक देखा था कि 5 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा। एक नॉर्मल पहले का जो वर्ग है ये हमारे पास उपलब्ध है। अब इसके भुजा को, ये जितने साइज का है उससे 30% हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। अब भुजा यहां से यहां बढ़ा हुआ है और इधर यहां भी बढ़ा हुआ है ऐसे। तो जो बीच का जो वर्ग है ये बढ़ा हुआ है कितना परसेंट, 30%। इधर भी भुजा बढ़ा दिया गया है 30, अब सब तरफ 30 ही बढ़ेगा। 30% बढ़ाने के बाद ये जो है, इसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी, ये कौन कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया। हम क्या करेंगे, ए बराबर, या वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि कितने परसेंट हुई है वहीं से आप लोगों का प्रश्न सॉल्व होगा। 2 × 30, 2x का प्लस x का वर्ग, मतलब क्या हो गया, 30 का वर्ग। 30 × 30 लिख देते हैं 2 बार, और 100। 30 दूनी 60। अब ये हो गया, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, बचा 3 तिया 9।
और 60 और 9 69%। ये किस मामले में है? वृद्धि के मामले में प्लस और कमी के मामले में माइनस। यदि वृद्धि कहा जाए तो प्लस, यदि कमी कहा जाए तो हम क्या करें? माइनस करना है। उसी में लिखेंगे अब तो बना ही लेंगे इसको। यहां पे बदलना है प्लस और माइनस को बस। कमी करने बोला जाए तो आप कम करेंगे, और वृद्धि बोला जाए तो आप इसको बढ़ा देंगे। आपको बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं, ध्यान से आपको बनाना है। हो गया क्या? फिर हम देखेंगे कल। एक वर्ग की एक वर्ग की भुजा में x% से वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल 69% से बढ़ जाता है। तो आपको x का मान बताना है। हम्म, थोड़ा सोचिए। आया समझ में? आपको बना के बताना है। हाँ, ये सेम प्रश्न इसलिए दिया गया है, आंकड़े इसलिए दिया गया है ताकि आप उसको हल करें। आप किसी भुजा का मान कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स माना, एक्स क्या है, एक्स भी लिख सकते हो, और कुछ भी इसको लिख करके आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई बना देते हैं, फिर उसके बाद इसमें फिर बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। वर्गाकार खेत में मेड़ में अरहर लगाया गया है ना?
फिर अरहर का जो एरिया है 3 सेंटीमीटर का है। ये इसको देखिए, बस आप लोग देखते जाइए और आप लोग बोलते जाएंगे, बिना बोले आपका काम नहीं होगा। मैं बोल देता हूं यहां पर, मान लेते हैं, प्रश्न को समझिए, एक वर्ग है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निश्चित प्रतिशत को बढ़ा रहे होते हैं। मान लेते हैं ये हो गया, जो प्रथम ना लिख करके मूल वर्ग लिख देता हूं। ये मूल वर्ग है, माना मूल वर्ग जो अभी बढ़ा नहीं है ना, एक वर्ग है बढ़ा नहीं है, वो कितना हो गया, 10 मीटर। 10 मीटर का मेरे पास एक क्या था, वर्गाकार खेत था, और मैंने क्या कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा किया तो कितना कब्जा किया नहीं बता रहा हूं मैं, और कब्जा किया तो ये ऐसा बढ़ गया। बढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जब बढ़ा गया है तो पहले के क्षेत्रफल से 69% हमने क्या किया, वृद्धि पाया। तो मूल वर्ग पहले था मेरे पास खेत, तो उसमें 10 मीटर था, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो पहले खेत था मेरे पास जो मैंने बढ़ाया नहीं था, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a का वर्ग, अर्थात 10 का वर्ग मतलब 100। ठीक, अब मैंने इसको क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, बढ़ाया। कितना परसेंट बढ़ाया हूं, किससे, 100 से। और ये 100 एक माना वाला प्रश्न है, तो हम 100 में 69% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा। हाँ, अब बढ़ाया गया कितने परसेंट, 69%। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, नया क्षेत्रफल हो जाएगा, 100 है तो 100 का 69% 69 ही होगा, 169। अब यहां पर ये बढ़ा हुआ है। अब आपसे पूछूं मैं कि बढ़ा वाला जो मेरा खेत है, 169 वर्ग सेंटीमीटर का खेत है, तो एक एक भुजा कितनी होगी, एक एक भुजा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो नया वर्ग की भुजा, नया वर्ग जो बना है बढ़ाया गया है, उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए a का वर्ग रखेंगे। a का वर्ग मतलब √169, तो a बराबर हो गया 13 का वर्ग होगा। तो पहले मेरा जो क्षेत्र था 10 सेंटीमीटर था, बढ़ाने के बाद क्या हो गया है, 13 सेंटीमीटर। प्रश्न कहता है आपको निकालना है x का मान, अर्थात x क्या है, कितना परसेंट आपने क्या किया है, बढ़ाया है। ठीक है, 10 से 13 हुआ है, तो वो जो 13 है, 10 से कितना परसेंट बढ़ा है कि 13 हुआ है, अर्थात भुजा कितना परसेंट बढ़ा है। क्षेत्रफल तो पता चल गया 69% बढ़ा है, लेकिन 10 और 13 हुआ है, इसके बीच क्या है, कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। तो x का मान के निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल माइनस जो पहले का मूल क्षेत्रफल था, बटे क्या करेंगे, मूल क्षेत्रफल मूल भुजा का मान गुना 100। 13 में 10 कम करेंगे, 3, 3/10 गुना 100। 10 एकम 10, 10 दहम 100, 10 दिया 30%। ये आपको कॉन्सेप्चुअल बनाना है, तो नहीं तो आपको तो याद हो गया, 69 बढ़ेगा तो 30 होता है, पहले इससे पहले देखिए। तो आपको अगर उस वाले प्रश्न को बनाना है, अभी जस्ट हम लोग किए थे कौन सा, ये वाला, ये तो मैंने फार्मूला बता दिया आपके लिए, सरल हो गया। इसको बनाना होगा तो सेम रिवर्स जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 30% बोल दिया गया है, बढ़ा दिया जाता है, तो आप 30% और 69% को कैसे जाएंगे, उसको भी माना 100 है उसका जो मूल क्षेत्रफल, बढ़ा है तो 169 हुआ है, तो 100 का हो गया 10 और बढ़ा हुआ का हो गया 13, वो वाले के हिसाब से। अब मैं रिपीट नहीं करता, फिर वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 10 और 13 का कॉन्सेप्ट है, उससे आप क्या निकालेंगे, फिर कितना आया था उसमें, 69। चलिए, कल हम लोग, अब एक खेत है बीच में बगीचा है तो रास्ता बना हुआ है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं।
तो रास्ता का क्षेत्रफल के साथ साथ खेत का क्षेत्रफल, ये भी ध्यान रखें। मूल वर्ग हम लोग को माना कि मूल वर्ग में एक भुजा का मान, मूल वर्ग एक भुजा का मान हमने क्या रखा है, ए रखा है। तो ए बराबर इस वाले का ए और इस वाले का ए, है ना। मूल क्या है, आधार तो यही है ना। तो जब हम लोग घटाएंगे तो आधार को ही सामने रखेंगे। परसेंट निकालने के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज में इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है, उस हिसाब से